आपको लगता है कि भारत एक्शन लेगा और कड़ा एक्शन लेगा? हमारे देशवासियों की भी मांग है, प्रधानमंत्री जी भी बोल चुके हैं, जवाब तो देना है। किस ढंग से, कब, कैसे, वो अलग बात है। अगर उनको चोट पहुंचाना है जी, तो वह है उनका जो आका है, उनका जो सरगना है, वो है पाकिस्तान की फौज। जब तक पंजाब को आप हर्ट नहीं करेंगे, पंजाब को चोट नहीं लगेंगे, पंजाब के गाँव में लाशें नहीं जाएंगी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उरी में हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, बालाकोट हमने एयर स्ट्राइक की थी, तो क्या इस तरह के भी विकल्प खुले? नहीं, विकल्प तो हैं, उन्होंने हमें कोई रिजल्ट नहीं दिया। अगर आप कहते हैं कि जी फलानी जगह डिव हेड क्वार्टर है, उसको हम डिस्ट्रॉय करिए, तो उससे कुछ फ़ायदा होगा। या उनके जीओसी साहब, जनरल साहब, उनके और स्टाफ ऑफिसर्स हेडक्वार्टर्स पे तबाही मच जाएगी, तब तो होगा। लेकिन अगर आप ट्रेनिंग कैंप को टारगेट करेंगे, वो मेरे ख्याल से उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन हमारे पास विकल्प है जरूर। बहुत ही तरीके से इस हमले को अंजाम दिया गया ताकि कश्मीर के मुद्दे को फिर से फोरफ्रंट पे लाया जाए। मुस्लिम जो देश हैं, वेस्ट एशिया, यूएई, ये लोग दूर होते जा रहे हैं। उसको और आगे उजागर करने के लिए, उसको टू मेक इट इनटू अ इशू अगेन, वी आर आल्सो रेलेवेंट। आर्मी, पाकिस्तान आर्मी इज रेलेवेंट। देखो, हिंदुस्तान ने हमला किया तो हम भी तैयार हो गए, या कर रहा है, या जो भी कार्रवाई हमने बचाया। तो इस बारी भी मुझे पूरा यकीन है, इनकी प्लानिंग है जो फिर फेल होने वाली है। आपने कहा लॉन्च पैड तबाह कर दिया, आज हम सुन रहे हैं कि साले पीओके में फिर बहुत सारे लॉन्च पैड वहां पर है। वही तो लॉन्च पैड तो आपने 100 मार दिए मिलिटेंट एक जगह में, वो फिर पैदा कर रहे हैं। मैंने कहा ना, वो मदरसों में पैदा करे जा रहे हैं, तो उससे तो कुछ नहीं होने वाला। हर बार मैं सुनता हूँ कि साहब हमारे पास भी न्यूक्लियर बम है। आपको लगता है कि ये एक बड़ा कारण होता है कि कन्वेंशनल वॉर को रोकने के लिए साहब ये न्यूक्लियर आर्म देश है करके? अगर पाकिस्तान ने गलती से एक भी इस्तेमाल करते, नुकसान हो जाएगा भारत का, जरूर होगा नुकसान। लेकिन भारत जब उसका रिस्पॉन्स करेगा तो पाकिस्तान तो रहेगा ही नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि डायलॉग का पॉडकास्ट। मैं हूं रमेश भट्ट। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जबरदस्त तनाव बढ़ गया है। हर किसी के जेहन में यही है कि भारत का अगला कदम पाकिस्तान के खिलाफ क्या होगा। क्या युद्ध छिड़ सकता है, या भारत के पास कौन से ऐसे विकल्प हैं जिससे पाकिस्तान को वो सजा दे सकता है, या वहां जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको निस्तनाबूद कर सकता है। कैसे देश दुनिया में पाकिस्तान को भारत अलग थलग कर सकता है, और जो सिंधु जल समझौते को निलंबित किया है उसका क्या असर पाकिस्तान पे आने वाले भविष्य में पड़ेगा। ये ऐसे विषय हैं जिसको आज हर भारतीय जिसके बारे में जानना चाहता है। हमने पॉडकास्ट में बहुत ही खास महानुभाव को आमंत्रित किया है, लेफ्टिनेंट जनरल गंभीर सिंह नेगी साहब, जिन्होंने 39 वर्ष भारतीय सेना को दिए हैं। एक लंबा रिकॉर्ड उनका रहा है, और आज हमारा सौभाग्य है कि वो देवभूमि डायलॉग के मंच पर हैं। जाहिर है उनसे बेहतर कोई व्यक्ति हो नहीं सकता जो इन सवालों का जवाब दे सके। जनरल साहब, बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए। सबसे पहला सवाल यही है कि ये जो तनाव है, आपको लगता है कि भारत एक्शन लेगा और कड़ा एक्शन लेगा? हमारे देशवासियों की भी मांग है, प्रधानमंत्री जी भी बोल चुके हैं, जवाब तो देना है। किस ढंग से, कब, कैसे, वो अलग बात है। शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में देखिए, कुछ ऐसे जवाब हैं या कुछ ऐसे एक्शन हैं जो दिखेंगे नहीं एकदम से, लेकिन राजनीतिक की मजबूरी है, इस सरकार की मजबूरी है। कुछ एक्शन, काइनेटिक एक्शन दिखना भी चाहिए, देशवासियों को दिखना चाहिए, दुनिया को दिखना चाहिए। तो ये दो किस्म के एक्शंस होंगे और होने हैं। मिलिटेंट को खोज रहे हैं, एक्शन हो रही है, ये चलते रहेंगे। मिलिटेंट, आपको मालूम है, सैकड़ों मदरसा हैं पाकिस्तान में जहाँ इनको पाला जा रहा है। वहाँ से ये मिलिटेंट्स या टेररिस्ट को ट्रेन किया जा रहा है। आप यहाँ 100 मार लेंगे, वो 200 और आ जाएंगे। इससे पाकिस्तान को चोट नहीं पहुँचती। मेरे हिसाब से, जो मेरा अनुभव है, अगर उनको चोट पहुँचाना है जी, तो वह है उनका जो आका है, उनका जो सरगना है, वो है पाकिस्तान की फौज। जब तक फौज को चोट नहीं लगेगी वो नहीं सुधरने वाले हैं। दूसरी बात, जहाँ तक जनता की बात है, लोगों की बात है,
जब तक पंजाब को आप हर्ट नहीं करेंगे, पंजाब को चोट नहीं लगेंगे, पंजाब के गांव में लाशें नहीं जाएंगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो जो अभी कार्रवाई चल रही है जम्मू कश्मीर में, बड़े ओवरग्राउंड वर्कर्स के घर को आप तबाह कर रहे हैं, नॉन मिलिटेंट्स के घरों को आप डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, अच्छी बात है, वो तो होना भी चाहिए। मैसेज तो जाना चाहिए। हाँ, वो तो होना भी चाहिए, लेकिन मैंने जैसे कहा ये बहुत ही टेम्पररी कार्रवाई है। मुझे पूरा यकीन है कि सरकार के लेवल पे कई बातें पे विचार हो रहा होगा, हो चुका होगा, कई डिसीजन ले चुके होंगे, कार्रवाई होनी है। तो क्या क्या हो सकते हैं, ये आपने अहम सवाल पूछा है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो डायरेक्ट वॉर जिसे कहते हैं, काइनेटिक एक्शन की भी लड़ाई भी, चलो कई लोग बोलते हैं कि चलो सरहद पार अब उनको सिखाते हैं। मेरे ख्याल से वो हमें जल्दबाजी में ये निर्णय नहीं लेना चाहिए लड़ाई का। कई और भी तरीके हैं। एकदम से आप देखिए, जब पाकिस्तान ने इनको भेजा या पहलगाम का एक्शन किया तो उन्होंने विचार तो किया ही होगा ना कि क्या करने वाला है भारत उसके बाद। तो तैयारी तो की है उन्होंने। हम सुन रहे हैं कि वो बॉर्डर पे उनके फ़ौजें आ रही हैं, आर्मर आ रहा है। 1 to 1 पे हमारी जो ग्राउंड फोर्सेस है, आर्मी की बात करें तो क्या है कि एक तो कई सालों से अभी से ही नहीं, मनमोहन सिंह जी के टाइम से ही जो डिफेंस बजट है उसमें कमियां रही हैं। तो इसलिए हमारे पास जो मॉडर्नाइजेशन और जो गैप, पुराने हथियारों को, पुराने विमानों को बदलने के लिए जो नए विमान चाहिए थे या नए नेवल वेसल चाहिए थे, वो नहीं आ पाए क्योंकि बहुत महंगे हैं ये। और आपकी स्ट्रेंथ भी आज के तारीख पे, जैसे मैं सुन रहा था एक आध चैनल में जनरल बख्शी साहब बोल रहे थे कि 1 लाख पर्सनल की कमी है, और हो भी सकता है। मेरे ख्याल से ये पब्लिक डोमेन में है ये इन्फॉर्मेशन। तो 1 लाख चाहे वो किस वजह से हो, कोई कोविड की वजह से हो या सरकार कहती है कि पैसा बचाएं और इसमें डेवलपमेंट में लगाएं, वो बात भी ठीक है, लेकिन एक बैलेंस होना चाहिए। फौज की अगर कमी है तो वो तो पूरी करनी पड़ेगी। ऑफिसर कहते हैं 10-12 हज़ार ऑफिसरों की कमी है। तो ये सब का मॉडर्नाइजेशन का इसका असर तो पड़ता ही है। तो आज के तारीख में अगर आप फ्रंट खोलते हैं तो चीन का कोई भरोसा नहीं है। चीन पे भरोसा इसलिए भी नहीं कर सकते क्योंकि हमें मालूम है कि चीन के इंटरेस्ट पाकिस्तान में छिपे हुए हैं, बिल्कुल, चाहे वो सीपेक के माध्यम पे हो। करेक्ट। तो हमें जब पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई करनी हो, ग्राउंड कार्रवाई, तो हमें चीन का भी ख्याल रखना पड़ेगा। यानी उसके तरफ भी कुछ फौज तो वही निकल गई, या तो फिर आप नवंबर दिसंबर का इंतज़ार करें जबकि चीन नॉर्दर्न बॉर्डर सील हो जाते हैं एक किस्म का बिकॉज ऑफ स्नो। तो उतना देर तो टाइम नहीं, अभी अप्रैल का महीना चल रहा है। तो ये जो ऑप्शन है इसको बड़े सोच विचार करके हमें अपनाना होगा अगर डायरेक्टली वॉर पे जाना है। तो और क्या कर सकते हैं, जैसे हमने उरी में देखा था, बालाकोट में देखा था। जैसे उरी में हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, बालाकोट हमने एयर स्ट्राइक की थी। तो क्या इस तरह के भी विकल्प खुले? नहीं, विकल्प तो हैं, बट उन्होंने हमें कोई रिज़ल्ट नहीं दिया। और अभी भी कर सकते हैं, हम करेंगे शायद, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये हमारी जवाब, इससे कौन हर्ट हो रहा है। बालाकोट में भी अगर देखें आप तो रियली स्पीकिंग हमने जो हमारे टारगेट जो था वो तो नहीं कर पाए थे, और फिर वी लॉस्ट एयरक्राफ्ट, है ना। तो वो हमने देख लिया, फिर सर्जिकल स्ट्राइक करके भी देख लिया, नहीं सुधरे ये, क्योंकि इससे पाकिस्तान आर्मी नहीं हर्ट हुई। पाकिस्तान आर्मी को हर्ट करना है, वैसा प्लान बनना चाहिए जिससे कि पाकिस्तान की आर्मी को नुकसान हो। ब्रिगेड हेडक्वार्टर, हाँ, अगर आप कहते हैं कि जी फलानी जगह डिव हेडक्वार्टर है उसको हम डिस्ट्रॉय करिएगा, उससे कुछ फ़ायदा होगा, उससे कोई फ़र्क पड़ेगा। या उनके GOC साहब, जनरल साहब, उनके और स्टाफ ऑफिसर्स हेडक्वार्टर्स पे तबाही मच जाएगी, तब तो होगा। लेकिन अगर आप ट्रेनिंग कैंप को टारगेट करेंगे, वो मेरे ख्याल से उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन हमारे पास विकल्प है ज़रूर। लॉन्ग टर्म विकल्प तो एक पानी की जो है वाटर ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी, बहुत गजब की एक्शन लिया है मोदी सरकार ने। पहली बात तो 1960 में ये दस्तखत हुआ, बड़े हमने लार्ज हार्टेडली उनको उनका मतलब इसमें हमारा नुकसान हुआ। JNK का
मुख्यमंत्री बोलता है, अभी भी बोलता है कि ये तो हमारे साथ बेइंसाफ़ी हुई है इस ट्रीटी से। एंड वाकई अब जब 80% पानी उनको जा रहा है, 20% आपके पास रह रहा है, तो ये बात तो नहीं। लेकिन अभी ये कह के कि हमने सस्पेंड कर दिया इसको और कल बताओ हम कर सकते हैं इसको, क्योंकि मौका दिया है उसने। और अभी हालात भी बदल गए, 1960 के हालात और आज के हालात बदल गए हैं, तो हम बिल्कुल जायज़ एक्शन ले सकते हैं इसके ऊपर। और जब इन्होंने सस्पेंड कर दिया, इसका फ़ायदे बहुत है। इमीडिएट फ़ायदा ये है कि अब हम वाटर का जो फ्लो है, कितना छोड़ना है, कितना नहीं छोड़ना है, कितना रोकना है, वो हम बिना पाकिस्तान को बताए कर सकते हैं। पहले नहीं कर सकते थे, पहले पाकिस्तान को बताना पड़ता था। कोई और चीज़ हम और डैम बना रहे हैं छोटा बिजली के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए, पहले उनको बताना पड़ता था, क्योंकि उसकी भी एक धारा थी, उसकी भी एक लिमिटेशन थी कि इतना बना सकते हैं हम, इससे ज़्यादा नहीं। अब हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। अब पाकिस्तान को यही रहेगा कि कब पानी फ्लड के टाइम पे आ जाए, कभी ड्रॉट के टाइम पे रुक जाए, उसको इसका कोई भरोसा नहीं है। लॉन्ग टर्म में जब हम कैपेसिटी बिल्ड करेंगे, पैसा जो करनी पड़ेगी तभी तभी तो इसका अब तो- असर पड़ेगा। अब तो होगा ही। अभी जो कार्रवाई शुरू हो गई है। पहला स्टेप तो ये था ना, किसी ने बोला कि अभी इसको सस्पेंड कर दिया, हमने कर दिया। अभी अब जो भी ये कार्रवाई होगी कि जिसपे हम कैपेसिटी बनाएंगे पानी रखने की, पानी डाइवर्ट करने की, तो क्या होगा, जो आज के तारीख पे सिंध में इंडस रिवर जब वहाँ पहुँचता है, तो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते ड्राई हो जाता है, क्योंकि बीच में पंजाब है, फिर राजस्थान सिंध की तरफ जाता है। तो सलाइन वाटर, समुद्र का पानी आ रहा है सिंध में। तो सिंध तो आज के तारीख में भी बहुत नाराज़ है, और सिंध के जो फार्मर्स हैं उन्होंने फार्मिंग छोड़ दी है उधर, क्योंकि सलाइन वाटर में तो फार्मिंग होती कोई नहीं, नहीं उगता है। अब आप समझिए कि अगर हम पानी को रोकेंगे तो सलाइन वाटर और अंदर आएगा। तो उनकी फार्मर की हालत तो पंजाब वो बिलाल साहब ने तो पहले ही अनाउंस कर दिया है, उनके जो बिलाल जी है, कि ये तो एक्ट ऑफ वॉर है। पाकिस्तान ने भी बोल दिया एक्ट ऑफ वॉर है, अगर आप पानी रोकते हैं तो आप मान ले एक्ट ऑफ वॉर है, तो आपने जो करना करें, उसके लिए भी भारत तैयार होगा एक्ट ऑफ वॉर के लिए। तो ये जो पहली कार्रवाई की है कि आपने इसको सस्पेंड किया, उसके ये फ़ायदे मैंने आपको बताए हैं मोटे तौर पे, कि अब हम खुले तौर से बिना किसी को बताए अपना कार्रवाई कर सकते हैं स्टोरेज का और डाइवर्जन का। इसका लेकिन एक बात और है कि हमें ये भी ध्यान देना होगा कि जहाँ जहाँ ये स्टोरेज होंगे इसके, या हाइड्रो पावर जहाँ जनरेट करेंगे, तो वहाँ हमें एंटी एयरक्राफ्ट प्रोटेक्शन की व्यवस्था करनी होगी, क्योंकि ये बॉर्डर के काफ़ी नज़दीक है। तो वहाँ से कोई एयर या मिसाइल या कोई ऐसे हथियार इस्तेमाल ना हो, उसके इस्तेमाल हो तो उसके बचाव के लिए हमें व्यवस्था करनी पड़ेगी। वो करेगा, सरकार करे, भारत करेगा। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जो हम कर सकते हैं और जो कर रहे हैं इस वक्त, आपको मालूम होगा कि अरेबियन सी में हमारी नेवी जो है काफ़ी एक्टिव हो गई है। बिल्कुल। अगर ये जो ब्लॉकेड है नज़दीक का, दूर का, कमर्शियल ब्लॉकेड तो हो चुका है शुरू। उनके पास, पाकिस्तान के पास 7 दिन से ज़्यादा या 8 दिन से ज़्यादा पेट्रोल की स्टोरेज नहीं है। 10 दिन भी रहा है ना ये ब्लॉकेड, तो वो अब तक घुटने में आने शुरू हो जाएंगे। तो इकोनॉमिक एक्शन जो ये लेंगे हम ब्लॉकेड का, इससे बहुत दबाव पड़ेगा पाकिस्तान पे। और अभी से ही वो कहते हैं, वैसी अनरेस्ट चल रहा है वहाँ पर बहुत ज़्यादा। हाँ जी, वो तो है ही। तो दूसरा कार्रवाई जो है ये आपका ब्लॉकेड का बहुत कारगर साबित हो रहा है और होगा। तीसरी बात जो है वो उसमें मेरे को लगता है कि कर ही रहे होंगे शायद, इस कोवर्ट एक्शन। देखिए वहाँ पे सिंध है, बलूचिस्तान है, अनरेस्ट है, खैबर पख्तून में अनरेस्ट है, पीओके में अनरेस्ट है, सब जगह अनरेस्ट है। इसका तो एक्सप्लॉइटेशन तो कर ही सकता है भारत, और कर भी रहे होंगे, करना भी चाहिए। हाँ बिल्कुल। तो इसको और इस पे तवज्जो दिया जाए। बट जैसे मैंने कहा, ये सब चीज़ें लॉन्ग टर्म भी हैं, मीडियम भी हैं, दिखती भी नहीं हैं।
कुछ कार्रवाई तो करनी पड़ेगी जो दिखती है, ताकि भारत के लोगों को भरोसा हो। बिल्कुल लोगों को भरोसा हो और इमीडिएट एक्शन हो। और मौका ये है जब दुनिया के जो ज़्यादातर नेता लोग, ज़्यादातर देश जो है दे आर सिंपैथेटिक विद इंडिया, और उनको मालूम है कि पाकिस्तान एक टेरर स्पॉन्सर स्टेट है, तो ये सही समय है जो भी एक्शन लेना है। और जहाँ तक मेरा अपना पर्सनल विचार है, क्योंकि मैंने पाकिस्तान के विरुद्ध भी और चाइना के विरुद्ध भी मतलब बॉर्डर पे कार्रवाई मतलब नौकरी की है, देखा है, समझा है थोड़ा बहुत। मेरे समझ में जो है वो चाइना है ना, जो अपने इंटरेस्ट के लिए काम करता है, अगर उसका इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है, जो कि इस समय वो क्या सी पैक बोलते हैं जिसको, उसको अगर खतरा नहीं है तो वो इंटरफीन नहीं करेगा। बट तो उसका इंटरेस्ट तो है ही ना, सीपैक से तो उसका वो तो जुड़ा इंटरेस्ट हुआ है, हाँ। वो इंटरेस्ट है, पाकिस्तान की स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस भी है। बिल्कुल। लेकिन मैं ये कह रहा था कि अगर वो रूट पे हम दखल अंदाजी नहीं करते हैं और बाकी हम एक्शन ले लेते हैं जिससे चाइना का इंटरेस्ट इमीडिएटली हर्ट नहीं होता, चाइना इंटरवीन नहीं करेगा, उसको कोई मतलब नहीं पाकिस्तान से लेन देन का। ये भी हमारे स्ट्रैटेजिस्ट सोच के जो भी कार्रवाई करेंगे, बैक ऑफ द माइंड ये भी होगा। कई लोग कहते हैं ना कि चाइना से भी हमें वो दे विल रिएक्ट, या वो इट्स अ कैलकुलेटेड रिस्क है, फिर भी हमें फोर्स तो तैनात करनी पड़ेगी टू काउंटर एनी मूव फ्रॉम चाइना। बट सर एक सवाल ये ज़रूर उठ रहा है कि टाइमिंग ये क्यों चुनी गई, जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस हमारे देश में आए हुए हैं और कश्मीर में आप देख रहे हैं पर्यटकों से पूरा कश्मीर गुलजार हो रहा था, तो कहीं ऐसा तो नहीं क्योंकि कश्मीर मुद्दा जो था वो अब वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, उस मुद्दे को वापस उभारने के लिए बहुत ही तरीके से इस हमले को अंजाम दिया गया ताकि कश्मीर के मुद्दे को फिर से फोरफ्रंट पे लाया जाए। सही बोला आपने, यही काम इन्होंने जब प्रेसिडेंट ट्रंप आए थे, याद होगा आपको, उस टाइम पे भी इन्होंने कार्रवाई की थी। अभी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए आ रहे हैं, उस टाइम पे उन्होंने ये उजागर किया। ये इसके अलावा क्या है कि पाकिस्तान की अंदरूनी हालत भी बहुत ख़राब है, उनके अनरेस्ट चल रहा है। उनके आर्मी में कहते हैं कि सुनने में आया कि कोर कमांडर है जो उनका, एक कोर कमांडर, उसने चिट्ठी लिखी थी आर्मी चीफ को कि मेरे कोर के बहुत सारे ऑफिसर्स, अधिकारी त्यागपत्र दे रखा है उन्होंने, वो फ़ौज छोड़ना चाहते हैं। मतलब फ़ौज के अंदर भी अनरेस्ट है। तो आर्मी चीफ को लगा कि अब क्या करें, अंदर भी उनका सबसे जो पॉपुलर लीडर है वो तो जेल के अंदर, इमरान खान। हाँ जी, वो तो जेल के अंदर रखा हुआ है इन्होंने। प्रोविंसेस में अनरेस्ट है जो मैंने पहले सब बताया जगह आपको। पे है। तो ऐसे हालात में एक तो उनको वो भी चाहिए कोई डाइवर्जन के भी। क्या अब लोग कह रहे हैं पाकिस्तान में, उनके लोग कह रहे हैं कि भी पाकिस्तान आर्मी ने किया है, तुम तो हर लड़ाई हारे है और तुम अभी भी ये लगे हो, उनको गाली दे रहे हैं। उनके बच्चे जो अभी जो चीफ है इसी का, मेरे ख्याल में इसका कहते हैं यूएसए में अपना इंडिपेंडेंट घर है, इसके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। तो ऐसे गालियाँ इनको पड़ रही, तो उन्होंने कहा यार कुछ तो, एक तो वो भी है और दूसरा जो कश्मीर का मुद्दा तो उठाना है वो, क्योंकि लोग भूल रहे हैं। यहाँ तक कि कुवैत हो गया, सऊदी हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, वो भी कहते हैं भाई उसे तो बोल दिया ना सऊदी अरेबिया के प्रेस ने कि भाई वो तो उनका मसला है, वी हैव नथिंग टू डू विद इट। तो जब उसके जो अपने ही मुस्लिम जो देश हैं वेस्ट एशिया, यूएई, ये लोग दूर होते जा रहे हैं, कहते हैं कश्मीर मसला तो आप इसका इनका वो सुलझ लेंगे। तो उसको और आगे उजागर करने के लिए, उसको टू मेक इट इनटू अ इशू अगेन, अब यूएन में जाएंगे, वो चाइना के साथ मिलकर कहते हैं वहाँ भी इसके ऊपर डिस्कशन हो रही है यूएन में। तो यू आर वेरी राइट कि एक तो इसको अभी दोबारा उजागर करने के लिए, दूसरा जैसे मैंने बोला, कहते हैं कि साहब टू रीगेन पॉपुलैरिटी विद कि भी वी आर ऑल्सो रेलेवेंट, आर्मी, पाकिस्तान आर्मी इज़ रेलेवेंट। देखो हिंदुस्तान ने हमला किया तो हम भी तैयार हो गए, या कर रहा है, या जो भी कार्रवाई हमने बचाया। तो वो सब चीज़ मिला के ये मेरे ख्याल में
उनकी ये प्लानिंग है। अब उसका प्लानिंग तो कारगिल में भी किया था ना इन्होंने, मुशर्रफ साहब ने प्लानिंग की थी, तो वो तो फेल हुआ। उसको क्या मालूम था कि भारत ने कैसे रिएक्शन करना है। तो इस बारी भी मुझे पूरा यकीन है कि इनकी प्लानिंग है जो फिर फेल होने वाली है। लेकिन आज तक ये एक कॉमन परसेप्शन था कि आतंकवादी हमले हो जाएंगे, लेकिन वो कभी सैलानियों को टारगेट नहीं करेंगे। बिकॉज क्या है कि जो लोकल सपोर्ट है फिर पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा, जो थोड़ा बहुत भी मिल रहा है उनको, खासकर साउथ कश्मीर में। लेकिन इस बार तो उन्होंने सैलानियों पे, जिनसे उनकी लाइवलीहुड चलती है आम कश्मीरियों की, उनके जनजीवन, उनकी लाइवलीहुड को भी एक तरह से उन्होंने स्टेक पे लाके खड़ा कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अभी जो टूरिस्ट है वही देवर सर कि उनकी इकोनॉमी का तो मेन स्टे ही टूरिज्म है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन जो टूरिज्म था या जो टूरिस्ट वहाँ घूम रहे हैं खुलेआम, तो ये एक सिंबल ऑफ यू कैन से नॉर्मलसी आफ्टर 370। यस। तो ये उनको ठीक नहीं लग रहा था। उन्होंने कहा इसको हटाओ। अब जब यहाँ जाना बंद हो जाएंगे तो फिर वहाँ अगेन पॉवर्टी आएगी। लोग अभी खुश हो रहे थे, अब जब पॉवर्टी दोबारा आएगी इन्हीं से फिर वो पैसा दे के या जैसे भी करके इनसे वो निकालेंगे और लोकल टूर क्या कहते हैं टेररिस्ट पैदा करेंगे। तो ये चाल है, सब सोच साच के किया है उन लोगों ने। लेकिन ये हम पे है भी कि इसको नाकाम करें। लेकिन एक जो बार बार ये चलाया जा रहा है कि साहब उन्होंने धर्म पूछ के गोली मारी, कलमा पढ़ने को कहा, तो उसके बाद आपको लगता है कि ये भी एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा हो सकता है कि साहब यहाँ भी अनरेस्ट फैलाया जाए हिंदू मुस्लिमों के बीच में? हमारे अपने भारतवासी बोल रहे हैं, जैसे वो खैर उसको ज़्यादा तूल तो नहीं देना चाहिए, जैसे वाड्रा साहब ने बोला कि भाई आप लोगों ने ये स्टार्ट किया है ये हिंदू मुस्लिम का किस्सा, तो देखो उसका अंजाम हो गया है। ये बोला ना उसने, हिंदू को भी उकसा रहे होंगे कि तुम भी भाई कुछ करो। लेकिन ये चीज़ें जो है ये मैच्योर्ड नेशन है हमारा, और सनातन धर्म तो और भी मैच्योर्ड है मेरी तरफ से। तो आई डोंट थिंक वी विल रिएक्ट इन दैट मैनर, जिस तरीके से वो चाह रहे हैं। पर सर जैसा कि आपने कहा कि आपने एक लंबा समय वहाँ बिताया है, तो आपको लगता है कि हम भी, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस भी ये मान के चली थी कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा? क्योंकि एक तरह का भाई कितनी सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज काम करती हैं, कितने सारे इनपुटों का आदान प्रदान होता है, और पहलगाम, सोनमर्ग, गुलमर्ग ये ऐसे इलाके हैं जहाँ सबसे ज़्यादा पर्यटक आते हैं। वहाँ की सिक्योरिटी में इस तरह का लूप होल होना, ये भी तो एक प्रश्न खड़ा करता है। बहुत बहुत सही बात कही आपने। सबसे पहले तो ये है कि जब वहाँ पे अनरेस्ट था, हालात ठीक नहीं थे, प्रेसिडेंट रूल था, गवर्नर रूल था, दबाव आ रहा था सब जगह से, सभी उस पर शामिल हैं कि इलेक्शन करो, जल्दी इलेक्शन करो, डेमोक्रेसी। कौन है ये लोग? स्टार्टिंग फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने कहा भाई इलेक्शन कराओ। स्टार्टिंग फ्रॉम अपोजिशन पार्टी, स्टार्टिंग फ्रॉम कश्मीर JNK के अपने लोकल पार्टीज, रीजनल पार्टीज पे इलेक्शन कराओ। ये दबाव पड़ता रहा, दबाव सरकार के ऊपर पड़ा। आर्मी के एडवाइस के अगेंस्ट, जहाँ तक मेरे को ज्ञान है, अगेंस्ट द एडवाइस ऑफ द मिलिट्री कि अभी सिचुएशन ठीक नहीं है, इलेक्शन हो गए, चलो ठीक है, हो गया। 370 भी हटा दिया, ठीक है। 3-4 साल आपने एंजॉय किया, ठीक है। उसके बाद हमारे लीडर्स जो हैं सरकार के, होम मिनिस्टर हुए और भी हुए कि भैया नॉर्मल से आ गई, ठीक है। क्या होता है कि जब डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट इन प्लेस है, तो इसमें आपके आर्म फोर्सेस एक्ट है, वो जो आर्म फोर्सेस प्रोटेक्शन जो है वो निकल जाता है। आपने इंटरनल पूरे एरिया जो है आपने हैंडओवर कर दिया पुलिस को और CRPF को, और आर्मी को चला गया अपने बॉर्डर ड्यूटी पे है। जब तक तो प्रेसिडेंट गवर्नर रूल था, तब तो इंटरनल ऑपरेशन जो भी थे वो भी आर्मी, राष्ट्र राइफल, PSF लोग, ये लोग कर, असम राइफल ये कर रहे थे। जैसे ही आपको डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट आ गई, वो अब्दुल्ला, क्या है इसका नाम, अब्दुल्ला जी, इन्होंने कहा कि भाई यू प्लीज़ गो, और बैरक तो नहीं भेज सकता। उमर अब्दुल्ला, हाँ,
उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सो द बट सर सिक्योरिटी फिर भी आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है ना। नहीं, इंटरनल सिक्योरिटी नाउ विद द स्टेट गवर्नमेंट। सीआरपीएफ तो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में हाँ वो तो है, लेकिन पुलिस तो इनके जेएन के पुलिस एंड सीआरपीएफ इज इन सपोर्ट ऑफ द जेएन के पुलिस। ठीक है, आपके जो बट सर स्टेटहुड का दर्जा नहीं मिला ना कश्मीर को। स्टेटहुड का मिलता तो शायद डायरेक्टली आ, जैसे दिल्ली है, दिल्ली में दिल्ली पुलिस कम्स अंडर कंट्रोल ऑफ होम मिनिस्ट्री। आर्मी नाउ वेंट टू द बॉर्डर्स। ओके, अभी जो इंटरनल है वो रह गया आपका पुलिस का और सीआरपीएफ। नाउ एज आई हियर कि पहलगाम जो एरिया है दिस वाज नॉट ओपन, 2-3 दिन पहले ही ओपन किया था। वो स्टेट गवर्नमेंट ने ओपन किया और कहते हैं पुलिस को नहीं बताया। अब पता नहीं क्या इनका आपस में ब्लेम, ये तो ब्लेम गेमिंग चलती रहेगी, लेकिन लैप्स तो है एंड इट मस्ट बी फाउंड आउट हु इज रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबिलिटी शुड बी फिक्स। डेफिनेटली। और अगर इसमें होम मिनिस्ट्री की अकाउंटेबिलिटी है, गवर्नर की अकाउंटेबिलिटी है, तो ही मस्ट बी टेकन टू टास्क। या जो इंटेलिजेंस का, पुलिस का जो भी कोऑर्डिनेटर है, हुएवर इज रिस्पॉन्सिबल, ही मस्ट बी टेकन टू टास्क। इसमें कोई शक की बात नहीं है, कभी तो हुई है। तो एक चैलेंज तो अभी ये है कि जो वहाँ की इकोनॉमी का मेन स्टे है टूरिज़्म, उन पर्यटकों के मन में ये भरोसा कैसे लाना कि आप वहाँ आइए, आप जहाँ जाना चाहता जाइए, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। आपको लगता है एक चैलेंज भारत सरकार के सामने ये भी है कि ये सुरक्षा का भाव उनके भीतर लाना टाइम लगेगा, एकदम से तो कोई नहीं भरोसा करेगा, क्योंकि ये भरोसे पे ही तो गए थे और भरोसे पे ही जाने लगे थे, और वो भरोसे को भी बिल्डअप करने में समय लगा था। आई एम अफ्रेड इसके लिए तो हमें वेट करना पड़ेगा। अभी तो सफ़र तो, ये जो कार्रवाई की है उसका नुकसान तो हुआ है, ये नुकसान की तो भरपूरी करनी पड़ेगी। और जब अब क्या कार्रवाई हम करते हैं, आगे कश्मीर के अंदर कैसे हालात होते हैं, उसके अनुसार जो है रेस्ट ऑफ इंडिया। देखिए ऐसा है कि कश्मीर ऐसा सुंदर जगह है कि आपको विदेश जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर यहाँ अमन है, शांति है, तो बाहर क्यों जाएगा। तो इसीलिए लोग जा ही रहे थे, भी जाना शुरू कर दिया था। पर जनरल नेगी, आपने कहा कि आपको पाकिस्तानी आर्मी को चोट पहुंचानी है, आपका मेन ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए, क्योंकि जब तक उन्हें नहीं चोट पहुंचाओगे तब तक ये सब रुकने वाला नहीं है। बिल्कुल। बट ये आज की बात नहीं है, हम तो ये कई वर्षों से सुनते आए हैं, देखते आए हैं कि साहब वहाँ की चुनी हुई सरकार का कोई मायने नहीं है, वहाँ सब कुछ आर्मी चलाती है। तो उसको चोट पहुँचाने के हमारे पास तरीके क्या हैं? सबसे बड़ी बात तो ये है कि और हमारी सेना पे क्या इस बात का विचार चल रहा होगा, क्योंकि 26/11 के बाद भी हमने यही सुना, उरी के बाद भी हमने यही सुना, पुलवामा मामले पे भी हमने यही सुना, आज भी हम यही सुन रहे हैं। हाँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ, मैं यही कह रहा था कि मैं उम्मीद करता हूँ कि बॉम्बे में जो हुआ उसके बाद मनमोहन सरकार ने पूछा आर्म्ड फोर्सेस से कि आप तैयार हैं, तो आर्म्ड फोर्सेस ने कहा हमें तो समय चाहिए, हमारे पास तो एम्यूनिशन ही 10 दिन का है। देखिए, आप जब बजट काटते हैं तो आपकी तैयारी तो फिर उसी के मुताबिक होगी ना। जब आपका वॉर वेस्टेज रेट 10 दिन का ही है, 10 दिन के आप लड़ाई लड़ सकते हैं या 20 दिन के लड़ सकते हैं, तो उसको तो बिल्डअप करने में टाइम लगेगा। तो उसके बाद मनमोहन सरकार ने सोचा कि कुछ ना करो, वही ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये कार्रवाई, ये वाला एटीट्यूड तो ठीक नहीं ना। ये सरकार ने, जो प्रेजेंट सरकार है, इसने हर टाइम पे कुछ ना कुछ किया है, मैसेज देने की कोशिश की है। तो ये सरकार तो नहीं चुप रहने वाली। लेकिन मैं ये कह रहा था कि मेरे समझ में क्रॉस बॉर्डर जो स्ट्राइक किया है उससे वो फ़ायदा नहीं हुआ। आपने बालाकोट में स्ट्राइक किया, एयर स्ट्राइक किया, मिसाइल स्ट्राइक किया, उससे फ़ायदा नहीं हुआ। अब समय आ गया, मैं समझता हूँ कि अगर ऐसे ही कार्रवाई करेंगे उससे कोई फ़ायदा तो होने वाला नहीं है। सरकार क्या करती तो है, आपने कहा लॉन्च पैड तबाह कर दिया, आज हम सुन रहे हैं कि साले पीओके में फिर बहुत सारे लॉन्च पैड वहाँ पर है। वही तो लॉन्च पैड तो मैंने आपने 100 मार दिए मिलिटेड एक जगह में, वो फिर पैदा कर रहे हैं। मैंने कहा ना, वो मदरसों में पैदा करे जा रहे हैं, तो उससे तो कुछ नहीं होने वाला। हाँ, अगर इस बार ये वो डिसाइड कर, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको, एक मिसाल दिया कि चलो वो 2 ब्रिगेड हेडक्वार्टर उन्होंने बर्बाद कर दिए, उनमें 1 ब्रिगेडियर साहब थे, 2 कर्नल साहब थे, 1 मेजर साहब थे, फिर तो वो मैसेज जाएगा।
वो कहें कि जी एक्ट ऑफ वॉर, एक्ट ऑफ वॉर तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि आपने IWT को रद्द कर दिया है या उसको अबेंस में रख दिया है, वो तो कह दिया उन्होंने कि एक्ट ऑफ वॉर है। तो क्या जो वो कार्रवाई जो उन्होंने पहलगाम में किया है वो क्या एक्ट ऑफ वॉर नहीं है? तो हम तो तैयार हैं, आप करिए जो करना है, लेकिन कार्रवाई तो होगी यार, होनी चाहिए। अब ये क्या होनी चाहिए ये तो वो लोग तय करेंगे, क्या रिस्क लेना चाहते हैं। हम मेरे को आई डोंट हैव द फिगर्स कि आर्मी के पास आज के तार में तैयारी है कि नहीं है। देखिए, मेरे से एक दफ़ा किसी ने पूछा जब मैं सर्विस में था कि आप कितने दिन में जा सकते हैं पार पाकिस्तान, मतलब अगर ज़रूरत पड़ी। कौन से साल की बात है सर? कई साल पहले। ये तो तैयारी होती रहती है। तो पाकिस्तान ने हमला किया एक जगह, आपने इधर से जाना है, कितने दिन के अंदर जा सकते हो? मैंने कहा सर मैं तो 3 दिन पे चला जाऊंगा, सारा कुछ देखा हुआ, मेरा ऑब्जेक्टिव वगैरह सब कुछ देखा हुआ, नज़दीक है, ज़्यादा दूर भी नहीं है। लेकिन मेरे जो पीछे बड़े कमांडर्स हैं वो तैयार हैं कि नहीं, वो तो उनसे पूछेगा, जब भी वो ऑर्डर देंगे आई विल गो। क्यों? उसने कहा क्यों उनसे पूछे? मैंने कहा सर बाकी जगह भी तो हमला आएगा, फिर तैयारी उनको देखनी है। तो वो जब सीनियर कमांडर से पूछा, उन्होंने कहा कि मेरे पास कमी है इन चीज़ों के पूरे गिना दिया उन्होंने कमियाँ। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप जब कहते कि चलो जाओ, तैयारी क्या है वो स्टेटस मेरे को तो मालूम नहीं है, आई डोंट हैव दैट डिटेल्स और डाटा विथ मी, बट आई एम श्योर वो एयरफोर्स के चीफ, आर्मी चीफ, नेवल चीफ, CDS सब विचार कर रहे होंगे ये ऑप्शन वो ऑप्शन, और करेंगे जरूर कुछ, और इस बार कुछ नया चीज़ करेंगे। एक और बात, एक सामान्य जो जनमानस है ना, उसके दिमाग में ये बात आती है कि हर हमले के बाद सारी बातें खुल के आती हैं कि साहब वहाँ इतने आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही है, साहब वहाँ पर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है। तो ये हम समय समय पर विचार नहीं करते, हम किसी हमले का इंतज़ार करते हैं कि तब हम रिएक्ट करेंगे, यानी हम समय समय पर इन सब चीज़ों को देखते हैं, करते हैं। ये इंटेलिजेंस शेयरिंग तो है एट द हाईएस्ट लेवल करते हैं। अब अमन चल रहा था, कहा होगा कि क्यों उसको छेड़खानी करनी है, मतलब ये तो डिसीजन का बात है। अब किस चीज़ को आप प्रायोरिटी देते हैं। अब ये सरकार बड़ी करेक्टली इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रायोरिटी दे रखी थी, उसमें डिफेंस को जो बजट एलोकेशन है वो थोड़ा रिड्यूस था, लेकिन जो बजट एलोकेशन भी था उसमें भी नेवी को प्रायोरिटी दी गई, विच इज़ बिल्कुल सही किया उन्होंने। अभी हमारे पास जो हमारे अभी अग्निवीर को लेके भी, हाँ, ये बात अग्निवीर भी इसीलिए किया, जनरल मेहता भी इस बात को कई बार बोल चुके हैं। हाँ, तो अब अग्निवीर भी एक एक्सपेरिमेंट था, क्या है उसको वापस लेते हैं, क्या करते हैं। आपका उसमें क्या रुझान, मतलब आपकी अपनी सोच क्या है? देखिए, ये कहते हैं ना कि आप हमारे 1 लाख कम हो गए हैं, ये अग्निवीर भी इसका एक कारण हो सकता है, क्योंकि एक तो अग्निवीर की वजह से नेपाल से जो हमारी रिक्रूटमेंट आती थी वो बिल्कुल ही बंद हो गई है, तो एक कारण वो भी हो सकता है। दूसरा ये है कि अग्निवीर के अपने प्लस पॉइंट भी हैं, माइनस पॉइंट भी हैं। भारत सरकार शायद विचार कर रही है दोबारा कि इसको कैसे रिवर्स किया जाए। रिवर्सल में विचार हो रहा है, जो डेफिनेटली हो रहा होगा, क्योंकि बीच बीच में खबरें आती हैं। इट्स ऑल ऑन द ओपन मीडिया की बात कर रहा हूँ मैं, मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन व्हाट आई रीड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन द न्यूज़पेपर्स कि इस पे विचार किया जा सक रहा है। स्ट्राइक तो होना है। तो ये थोड़ा सा अमेरिका का रुख भी हम देखते हैं कि बहुत दपातुला ही रहता है, जैसा कि हमने हमेशा से देखा है कि साहब दोनों देश मिलकर कोई सोल्यूशन निकाले, है ना। कन्वेंशनल वॉर कोई इशू नहीं है, क्योंकि अब हम देख ही रहे हैं रशिया और यूक्रेन के बीच में क्या चल रहा है, और मिडिल ईस्ट में हम देख ही रहे हैं क्या चल रहा है करके। तो भारत भी शायद यही मानता है कि ये कन्वेंशनल वॉर जो है कोई विकल्प नहीं है, आपको दूसरे विकल्पों पर विचार करना होगा। सही बात है। देखिए, रूस हो, चाहे चाइना हो, चाहे रशिया हो, चाहे यूनाइटेड स्टेट्स हो, सबके अपने अपने इंटरेस्ट है। नेशनल इंटरेस्ट पहली चीज़ है। भारत को अपना इंटरेस्ट देखना है, जिसमें हमारा इंटरेस्ट है हमें वो करना है, चाहे अमेरिका को पसंद आए, चाइना को पसंद आए या ना आए। इजराइल का आप एग्जाम्पल ले लीजिए, और उसको नहीं परवाह, उसने अपने इंटरेस्ट में जो करना किया। बट वैसा देश होना भी तो बहुत बड़ा, मैं कहता हूँ वो तो मादा वाला देश है वो, मैं समझता हूँ है। तो उन्हें जो करना है वो करते हैं, वो किसी की परवाह नहीं करते हैं।
फिर आप सिक्योरिटी काउंसिल में कितना चिल्लाते रहे, कोई ना फर्क पड़ता उनको। मिडल ईस्ट से जो भी हो रहा है, इसराइल के वेस्ट एशिया में जो भी हो रहा है, रशिया रूस और उसके बीच में, हमें उससे लेसन लेके अपने इंटरेस्ट में जो करना चाहिए। लेकिन सर, हम पूरी दुनिया को ये बता तो पाए हैं कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट देश है करके, जो टेररिस्ट को पनाह देता है। हाफिज़ सईद वहीं पर ही है, और उसामा बिन लादेन का कितना बड़ा झूठ पूरी दुनिया से छिपा है इन्होंने, है वो कहाँ छिपा था, वो वहीं छिपा था। तो अभी तक मतलब वो माहौल हम तैयार नहीं कर पाए हैं जिससे कि हम ये साबित कर सकें साहब। ये तो आज पाकिस्तान में देख रहा हूँ, वो खुद ही विक्टिम कार्ड खेलता है। वो कहता है टेररिज्म से सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे देश को हो रहा है, हम तो रोज़ मारे जा रहे हैं, जबकि वो होम ग्रोन टेररिज्म से मारे जा रहे हैं। ठीक कह रहे हैं आप। हाँ, देखिए, ये दुनिया को किसी भी देश को भाई एक टेररिस्ट है, टेररिस्ट स्पॉन्सर्ड देश है करके इसको हटाओ, वो नहीं करेंगे जब तक उनके इंटरेस्ट में वो दखलंदाजी करते हैं। तो यहाँ सारी लड़ाई इंटरेस्ट की चल रही है भाई। मतलब ये हमको समझ में आ गया है पिछले कुछ सालों से कि हमें अपना इंटरेस्ट देखना है। आप इसका एग्जांपल देखिए, यूक्रेन में भारत से कहा गया, उस पर तो बहुत धमकी दी गई थी भारत को कि यू आर विथ अस और यू आर अगेंस्ट अस, आप तय कर लीजिए। आप तय कर लीजिए। इंडिया ने वही किया जो इंडिया को करना था। भारत ने क्या किया? आपने ना तो इधर रशिया को भी सपोर्ट किया, उसके तेल भी लिया, आपने उसको क्रिटिसाइज नहीं किया, हमने अपना इंटरेस्ट खेला, लोगों को अच्छा लगे ना लगे। तो ये दिखाता है कि हमारे पास जो भारत की जो डिप्लोमेसी है उसमें रीढ़ आ गई है। अब हम वही करेंगे जो हमें हमारे देश के इंटरेस्ट में है। तो दिस इज स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। अगर मान लीजिए आप होते, आप क्या करते अभी? हाँ, नहीं, अभी मैं एक सोच आपसे जानना चाहता नहीं, वो नहीं करता तो मैं भी कुछ। मैंने कहा आपको कि यार करता, देखिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस मैंने कहा आपको। और वो करते जो दिखना चाहिए, जो लोगों को देखिए, लोगों को भी दिखना चाहिए, क्योंकि दो चीज़ें हैं ना। एक तो लॉन्ग टर्म में तो जरूर ब्लॉकेट तो लगा देता जैसे लगाया है। IWT बिल्कुल सही कार्रवाई है, और इसके आगे की जो कार्रवाई है वो शुरू कर देते हैं कि भाई चलो और डैम बनाओ और बाईपास करने के इसको, यहाँ से वहाँ झेलम के पानी को चनाब के पानी को रावी में उसमें डालिए, पानी फिर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान जाए। वो कार्रवाई ये दो तो करते करते इकोनॉमिक जो अच्छा। अब कई लोग कहते हैं कि जी साहब पाकिस्तान के साथ आपकी इकोनॉमिक नुकसान हो जाएगा। कोई नुकसान, उनके साथ हमारा ट्रेड का कुछ है ही नहीं, हार्डली एनी ट्रेड। और जो आगे जाना था ट्रेड अफगानिस्तान एंड आगे जा रहा है बाईपासिंग पाकिस्तान, तो उससे हमें कोई नुकसान नहीं है। दो चीज़ें जरूर करना था, एक तो कि जो दिखे लोगों को, और एक जो कि उनको, और ऐसा चीज़ जो कि उनके आर्मी को हर्ट करे और जो पंजाब को हर्ट करे। ये तो बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात कही कि जब तक आप उनकी आर्मी को हर्ट नहीं करेंगे ये मसला नहीं सॉल्व होने। और जैसे आपने, अगर मेरे को ये मौका मिलता तो मैं तो भाई अपने सलाहकारों के साथ बैठ के कहता भाई ये है, अब इस पर सोल्यूशन ढूंढो कि क्या कर सकते हैं। बहुत दिमागदार लोग हैं, कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आता। तो अमेरिका कह रहा है आप रिस्पॉन्सिबल सोल्यूशन ढूंढिए। तो रिस्पॉन्सिबल अब रिस्पॉन्सिबल सोल्यूशन क्या हो सकता है साहब? हमारे लोग मारे गए हैं, हमारे 26 लोगों को मार दिया गया है ना, और कहाँ से वो आए थे, वो साजो सामान उन्हें किसने दिया, उनको ट्रेनिंग किसने दी, पूरी दुनिया जानती। हमें अमेरिका को कोई एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है कि साहब ये प्रूफ है। अगर वो मांगते हैं या UN मांगता है तो दे सकते हैं। हमें अपना हमें वी आर क्वाइट क्लियर कि क्या हुआ है। हमें जो कार्रवाई करनी है अपनी कार्रवाई करनी है, और बाद में एक्सप्लेनेशन देनी है तो जब कार्रवाई हो चुकी है तब कहेंगे कि हमने कर लिया भैया। कोई उसकी, देखिए एक बारी कार्रवाई हो गई ना, जैसे आप देखिए आपके बम नहीं फटने देंगे। US बोलता था, वाजपेयी जी ने फाड़ दिया, फिर उसके बाद वो उन्होंने सैंक्शन लगा दिए, फिर क्या हुआ? आज के तारीख में क्या हालत है? ख़त्म हो गई ना सैंक्शन। वो सब ठीक हो जाते हैं बाद में, क्योंकि उनको इकोनॉमिक, देखिए उनका फ़ायदा है इंडिया के साथ तालमेल बनाने का आज क्या कई दिनों से, कई सालों से, तो वो इग्नोर नहीं कर सकते इंडिया को। हाँ, मतलब हमारा जो मार्केट है, मिडिल क्लास मार्केट है, जो कौन इग्नोर कर सकता है? दुनिया का कोई भी देश इग्नोर नहीं, कोई नहीं कर सकता। तो हम
उस पाथ में हैं ऑलरेडी, जहाँ लोग आपको कबूल कर लेंगे, आप कर लीजिए जो करना है। अब कोई वो खुल के नहीं बोलेगा कि भी तुम कर लो इसको ओपनली। तो अगर आप उसकी इंतज़ार कर रहे हो कि दुनिया बोले कि करो भाई, करो, धक्का मार के तुम करो, वो तो होने वाला नहीं है। हमें करना है तो खुद करना है। और ये जैसे मैंने कहा, इसको करना है, बट मैं तो तभी मानूंगा इस सरकार की कि भाई इन्होंने पाकिस्तान आर्मी को हर्ट किया है, उसको चोट पहुंचाई है, और पाकिस्तान के पंजाब को चोट पहुंचाई है। तब तो बात बनेगी, तब उसका असर कई सालों तक रहेगा। और आप ये भी मानते हैं कि केवल एक विकल्प नहीं, मल्टीपल विकल्प पे काम करना चाहिए। जैसे वहाँ अनरेस्ट फैला, उस अनरेस्ट को और बढ़ावा देना चाहिए। बिल्कुल। आपको मिलिट्री मेजर्स लेने वो लीजिए, डिप्लोमेटिक मेजर लेने, इकोनॉमिक मेजर्स लेने, मतलब हर तरीके से। बिल्कुल, मल्टीपल ऑप्शंस है हमारे पास और करना भी चाहिए। लेकिन सर एक जो बात हर बार पाकिस्तान और ये न्यूक्लियर नेशन है, ये हर बार मैं सुनता हूँ कि साहब हमारे पास भी न्यूक्लियर बम है। हम तो ये आपको लगता है कि ये एक बड़ा कारण होता है कि कन्वेंशनल वॉर को रोकने के लिए साहब ये न्यूक्लियर आर्म देश है करके? कारगिल के मौके में तो यही था शायद, मेरे जहाँ तक, क्योंकि उस वक्त मैं सर्विस में ही था। ऐसा लगता था कि कारगिल के ऑपरेशन में हमें जो कहा गया कि आप बॉर्डर पार नहीं कर सकते हैं, इस एक्चुअल में उन्होंने शुरू किया कारगिल, तो हम तो कहीं से भी जा सकते हैं। उसके जवाब में आप उसी जगह में सिर्फ मार कितने लोग हमारे वीरगति को प्राप्त हुए, वो नुकसान कम हो सकता था। तो एक ऐसे हमारे समझ में था, मेरे समझ में था कि शायद यही खौफ जो कहते हैं, इसका जो न्यूक्लियर शैडो है जो, उसके वजह से शायद रहा हो। बट अभी तब से तो दुनिया में कितनी चीज़ें हो गई हैं। आप यूक्रेनी को देख लीजिए, क्या रशिया दुनिया में सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड किसके पास है? रूस के पास है। क्या उसने एक भी इस्तेमाल किया? एक भी नहीं किया। नुकसान ले लिया उसने, लेकिन न्यूक्लियर वॉरहेड नहीं उसने इस्तेमाल किया। मतलब छोटा टैक्टिकल जिसे कहते हैं, वो भी नहीं इस्तेमाल किया। आप इजराइल को ले लो, उसके इतने नुकसान हुए, इतना गुस्सा था उनको, उन्होंने ध्वस्त कर दिया हमारे उधर गाज़ा को, लेकिन कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं वहाँ इस्तेमाल हुआ। ईरान कहते हैं कि उसके पास है, उसने भी इस्तेमाल नहीं किया। अगर है तो न्यूक्लियर वॉर का तो कोई देश इस्तेमाल नहीं कर, क्यों? जो दो देश इस्तेमाल करेगा ना, वो ख़त्म हो जाएगा। वो अगर पाकिस्तान ने गलती से एक भी इस्तेमाल कर दिया, नुकसान हो जाएगा, भारत का जरूर होगा नुकसान। लेकिन भारत जब उसका रिस्पॉन्स करेगा तो पाकिस्तान तो रहेगा ही नहीं। तो ये तो पाकिस्तान भी समझता है। तो न्यूक्लियर का, हाँ, एक ही देश के पास होता फिर खौफ रहता है, तब डर रहता है। इंडिया के पास नहीं है न्यूक्लियर वेपन, पाकिस्तान के पास है, फिर आदमी दो बार ही सोचेगा। हमें किस बात का डर है? और इतना, इससे हमें यूक्रेन से ये लेनी चाहिए सबक कि न्यूक्लियर वॉर इज़ अनलाइकली अनलेस द लास्ट रिजॉर्ट। और दूसरी बात यह है कि जो कन्वेंशनल वॉर है, उसके भी जो इतना तगड़ा देश है, रशिया यूक्रेन को हरा नहीं सक रहा है। वो अलग बात है कि यूक्रेन की बैकिंग है, पूरे उसके हथियार यूरोपियन यूनियन नेटो से मिल रही हैं, अमेरिका से मिल रहा है। बट उसके बावजूद इतने साल चल पड़ा है, लड़ाई अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। इंडिया के पास जो ताकत है उसको ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए। हमारे पास इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, हमारी नेवी जो है आज के दिन 3:1 होगा, उससे भी ज़्यादा होगा। पाकिस्तान के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं, हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। ये जो इकोनॉमिक ब्लॉकेट करेंगे ना हम, ये बहुत इफेक्टिव होगा। इसको कोई किसी देश को कोई एतराज़ भी नहीं होगा, ये हम सस्टेन भी कर सकते हैं। मतलब आज लड़ाई का मॉडल बदल गया है ना, लड़ाई का मॉडल आमने सामने गोली चलाना नहीं रह गया। हाँ, मल्टीपल तरीके इस्तेमाल होता है। बिल्कुल। एक और बात, क्योंकि सब हम उत्तराखंड में बात करें, आपको लगता है हमारे यहाँ 4 धाम यात्रा शुरू होने वाली है, तो हमें भी सुरक्षा के लिहाज से बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है। सही बात है। हम भी कभी कभी फूंक के जब नुकसान होता है तब हम जागते हैं। दूसरे दिन सारी जगह जांच वाँच होने लगती है। सही बोले आप। तो हमें भी बड़ा अलर्ट रहना चाहिए। उत्तराखंड में भी 2-3 ऐसी इवेंट्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं जहाँ पे हमें नुकसान हो सकता है। एक तो जो भी फॉरेनर्स आते, क्या यहाँ पे ना कहीं से भी आ सकता है आदमी, नेपाल से भी आ सकता है, पाकिस्तान से नेपाल जा सकता है, नेपाल से यहाँ आ सकता है। तो कुछ लोग
बांग्लादेशी के भेष में आ रहे हैं, कोई कुछ कैसे कहाँ से आ रहे हैं, तो इनके ऊपर मेरे ख्याल में ज़्यादातर सुपरविजन नहीं है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जैसे हरिद्वार हो गया, ऋषिकेश हो गया, जब वहाँ पूजा हो रही है या कोई त्यौहार होता है, उस हरिद्वार में बहुत भीड़ हो जाती है। 4 धाम यात्रा हो गई है, परेड हो गई IMA की। मैं कोई बड़े सेंसिटिव एरियाज इवेंट्स हैं। अभी क्या है कि मैं तो IMA का समादेशक भी रह चुका हूँ। क्या है सिक्योरिटी आज के तारीख में? आप साहब पासिंग आउट परेड के टाइम पे एडिशनल कंपनी आ जाती हैं, वो सिक्योरिटी में लग जाते हैं, किसी बटालियन को टास्क दिया जाता है, वो आ जाते हैं, पुलिस वाला आ जाता है। जो आम नागरिक है उसकी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। गाड़ियाँ यहाँ से वहाँ जाओ भाई, उसके रूट डाइवर्ट हो जाता है। ये कोई तरीका ना हुआ। मेरे जैसे बुढ़ा आदमी जब IMA के अंदर जाता है किसी काम के लिए, मेरी वो जांच करते हैं। अरे यार 80 साल का 81 साल का बुढ़ा क्या करेगा? ये इस तरीके से आप ढूंढोगे आतंकवादी को? आतंकवादी जब आएगा वो ऐसे बता के नहीं आएगा। तो जो इंटेलिजेंस होनी चाहिए आपके लोगों के बीच में, जब इंटेलिजेंस फेलियर की बात करते हैं, पता नहीं मेरे को है कि नहीं, लेकिन मेरे को लगता है जैसे कश्मीर में, अरे उनकी जो एलिटी है ऑर्गेनाइजेशन या जो भी ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर आप घुसो ना, वो आपको इन्फॉर्मेशन दे ना। स्लीपर रखो पहले, जो भी मतलब इनके अपने तरीके होते हैं। वहाँ मैं समझता हूँ कि कमियाँ हैं। बाकी आपके टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट हैं, वो टेक्नोलॉजी है, उसका आप बहुत अच्छा है भारत के पास, उसमें कोई शक नहीं है। इजराइल के साथ आप सांठगांठ कीजिए, लेकिन ह्यूमन एंड में कमी है। जब हादसा हो जाता है फिर आपको इन्फॉर्मेशन मिलनी शुरू हो जाती है। आपको पहले इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। इसका मतलब कि स्लीपर सोने दो, बना के रखो एजेंट, सब सोने दो, जब समय आएगा उसको एक्टिवेट करो। लेकिन जब अक्रॉस द LOC, अक्रॉस पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में कैंप्स हैं, उनके आसपास में आप पैसा उनकी एक्टिविटीज़ पे तो नज़र रखनी पड़ेगी। हाँ, और टेरर फंडिंग सबसे बड़ा और इशू है। उन्हीं के जो लोग हैं, भाई आप कह रहे हैं, आप आज की तारीख में कई कई आती है खबरें कि फलाना फलाना किसी अननोन मैन हैज शॉट डेड सो। हाँ जी, इंडिकेशन तो यही दे रहा है कि शायद, तो अगर आप अननोन मैन कैन डू दैट, तो अननोन मैन कैन ऑल्सो बी पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, किसी को पता ही ना चले, और ख़ास समय जब आए तो खबर दे। तो वहाँ एक कमी महसूस की मैंने। दूसरी बात, आप इजराइल का एग्जांपल देता हूँ कि वो उनके जो टेक्नोलॉजी है वो इतने एडवांस है कि उन्होंने एक ही समय में सबके वो मोबाइल उड़ा दिया। बताइए, ऐसे ऐसे देश जो हैं, जो हु आर प्रिपेयर टू हेल्प अस ऑल्सो, वो हमारे साथ साझगांठ करने को तैयार हैं, तो कर भी रहे होंगे। मैं तो नहीं, हम आई एम आउट ऑफ एक्टिव सर्विस, तो मेरे को नहीं मालूम कि, लेकिन हो रहा होगा उनके साथ भी। लेकिन वी शुड अपग्रेड आवर टेक्नोलॉजी, एक, और दूसरा ह्यूमन एंड पे थोड़ा जोर देना चाहिए। पैसे खर्च कोई दिक्कत नहीं है। आज टुडे आवर इकोनॉमी, सवाल देश की सुरक्षा का है। बात देश की सुरक्षा का है। बात जब देश की सुरक्षा है, उसमें पैसा खर्च करने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। देखिए, डेवलपमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन एक बैलेंस करके चलिए ना आप। अब जब सुरक्षा आप पे कमज़ोर पड़ेगी, आप डेवलपमेंट, यहाँ जहाँ हमला हुआ तो डेवलपमेंट तो अपने आप ही नीचे आ जाएगा। तो थोड़ा बैलेंस करके चलिए। लगता है कि वहाँ थोड़ी कमी है। अभी एकदम से राफेल के ऑर्डर दे दिए हैं, ये पहले क्या? अभी बिल्कुल नहीं, तो क्या ये जब कमी थी तो पहले क्यों नहीं दी? इसकी हम इंतज़ार कर रहे थे क्या? ये मेरा सवाल है सरकार से कि आप सुरक्षा डिफेंस बजट को देख एकदम ऊपर भी ना करिए कि साहब आपकी ये अफेक्ट हो जाए। आप अब वहाँ पे इनको कम करें ना, ये जो फ्री बीज हैं, फ्री बीज को कम करें। बट फ्री बीज कब करेंगे? तो सरकार नहीं बना पाएंगे। सरकार नहीं बनाएंगे तो पावर में नहीं आ पाएंगे। पावर में नहीं आ पाएंगे, तो ये चक्कर वही है ना, ये तो पूरा एक सर्कल है ना। हाँ। ये तो होल सर्कल है। ये हमारे सभी पॉलिटिशियन को मेरे ख्याल मिलजुल के
एक फैसला करना पड़ेगा कि लेट्स डू अवे विद बट फॉर्मूला ये होना चाहिए, नो कॉम्प्रोमाइज विद नेशनल सिक्योरिटी। एब्सोल्युटली, उस पर तो वो तो आप सोचिए कि वो प्रायोरिटी है, ये प्रायोरिटी है। चलिए जनरल नेगी, बहुत धन्यवाद। आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की, अपना अनुभव साझा किया इस पॉडकास्ट में, और आपने जो सबसे महत्वपूर्ण बात की कि अगर चोट कर दी है तो पाकिस्तानी सेना पे चोट करो, तब जाके सही असर होगा। बहुत धन्यवाद। Thank तो you. पॉडकास्ट पे हमारे मेहमान थे लेफ्टिनेंट जनरल GS नेगी साहब, जिन्होंने पहलगाम हमले के बाद उन विकल्पों पे चर्चा की, हमारी प्रिपेयर्डनेस क्या है उस पर चर्चा की, भविष्य में हमें किस तरह का रुख अख्तियार करना होगा उसके बारे में बताया, और साथ ही साथ हमें एक मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए जो फॉर्मूला है नो कॉम्प्रोमाइज विद नेशनल सिक्योरिटी, इस पर काम करने की ज़रूरत है। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे इस पॉडकास्ट को देखने के लिए।